हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कूलम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया था, तो जैसा मैंने बोला था कि जैसे हम कूलम्स लॉ को कंप्लीट करेंगे, अब हम बढ़ते हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं न्यूमेरिकल्स, तो आधे बच्चों को यहीं से चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि मेनली क्या है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो थ्योरी तो ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना, बट न्यूमेरिकल्स के नाम पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं यार मुझे समझ ही नहीं आते, कभी मैं बहुत ट्राई करता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे कौन सा फॉर्मूला पुट करूँ, क्या करूँ। तो देखो, आज मैं वही बताने वाला हूँ कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सबसे पहले किस टाइप से करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आज कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल को करने वाले हैं, और जिन बच्चों ने मेरे कूलम्स लॉ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो तुम देख सकते हो जाके, और अगर जिसको सिर्फ कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को ही पढ़ना है तो वो ये वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो हम लोग कूलम्स लॉ के आज कुछ न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो आज बिल्कुल कोशिश करूंगा तुम्हारा जो डर है जो अंदर का वो बिल्कुल ख़त्म कर दूं न्यूमेरिकल्स को लेके, और टेंशन ना लो, फिजिक्स में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा जो तुम्हारा डर है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए एक तरह से न्यूमेरिकल्स को लेकर। देखो, कुछ तरीके होते हैं, मैं एक करके बताने वाला हूँ कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। उससे पहले तुम ये पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी तुम्हें नोट डाउन करना है कर लो, ठीक है। तो आई थिंक तुमने इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा, तो ठीक है। फिर एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल, पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ सब बच्चों को। ये एनसीईआरटी से ही ले रखा है मैंने, और ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देख सकते हो जाके वहाँ पर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ज़्यादातर बच्चों को एक ही डाउट है कि सर न्यूमेरिकल्स जब एक टॉपिक का करते हैं तो समझ आता है, जब पूरा चैप्टर का मिक्स हो जाता है उस टाइम समझ नहीं आता। तो उसका तुम टेंशन ना लो, पहले मेरे साथ तुम टॉपिक वाले कंप्लीट करो, लास्ट में हम चैप्टर के जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है फिर हम सारे मिक्स भी करेंगे। बस तुम सारी वीडियोस को देखते जाओ, इतना कष्ट करो बेटा, सारी वीडियोस को देखो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा फिजिक्स से। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम बस देखते जाओ और पढ़ते जाओ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। देखो, न्यूमेरिकल करने का सबसे फर्स्ट तरीका होता है तुम ये देखो कि तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स, हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। किसके बीच का फोर्स फाइंड करना है, चार्जेस के बीच का फोर्स। अब चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने लॉ पढ़ा था अभी, कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, इस के को लिख सकते हैं हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस के की जगह लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमें फोर्स कैलकुलेट करना था दो चार्ज के बीच का। तो दो चार्ज हमारे तो स्टार्टिंग से पढ़े, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्पेयर हैविंग चार्ज ऑफ दिस एंड दिस। दो चार्ज हमारे, दो स्पेयर हैं, ये पहला स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। इसके ऊपर जो चार्ज है पहले वाले पर, इसको मैं Q1 ले लेता हूँ, 2 × 10⁻⁷, ठीक है। जो दूसरा चार्ज है Q2, इसके दो दूसरा स्पेयर है B, उसके ऊपर चार्ज है Q2, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये हमारा दो चार्ज दे रखे हैं। अच्छा, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कोई तरीका है कि दो चार्ज है कुछ दूरी पे रखे हैं, यही तो कूलम्स लॉ था कि दो चार्ज हमारे हैं कुछ दूरी पे रखे हैं, उनमें लगने वाला फोर्स बताओ, तो हम समझ गए कूलम्स लॉ लगाना है। तो देखो, अब ये दोनों चार्ज रखे गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात एयर में। देखो, अगर यहाँ कोई दूसरा मीडियम होता तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, जैसा तुमने मेरी वीडियो देखने जाके, जब एयर की जगह दूसरा मीडियम होता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, और जब एयर है तो एग्जैक्टली जो सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो यही लगाना है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के बोलते हैं, तो इसकी सीधी सी वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो कोई डाउट, के की वैल्यू हमारे पास है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है, Q2 की वैल्यू हमारे पास है, और जैसा कि R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो भी हमारे पास है कितनी, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि दो चार्ज हैं,
इन दोनों चार्ज के बीच में, बिटवीन इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। बीच में मतलब क्या है, यहाँ दो चार्ज के बीच का मतलब क्या, यहाँ पे लग रहा है ना, बीच का मतलब है इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा इस पे लगा, मतलब ए बी पर जो फोर्स लगा रहा है या बी ए पर जो फोर्स लगा रहा है, ये मतलब है। बीच का मतलब ये नहीं कि सेंटर में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब F बराबर K की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। Q1 की मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -7, Q2 की मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और R की वैल्यू जो सेंटीमीटर में दी है उसको मीटर में कन्वर्ट करना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो है हमारा MKCJ सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते थे 11th में, तो मैं देखो उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम सिर्फ एक बात याद रखो, जब भी तुम्हें डिस्टेंस दे रखा हो उसको तुम मीटर में कन्वर्ट करना जब भी फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा 0.3, क्यों, क्योंकि सीधा 100 से क्या कर दो, डिवाइड मार दो, मीटर में बदलना है तो कट गया 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पर्टिकुलर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इधर देखो 9 और ये कितना है 7 और 7, 7 और 7 14, और 9 इंटू 2 इंटू 3, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54, तो 54 इंटू 10 की पावर ये 9 है, और यहाँ 7 और 7 14, तो 9 तो प्लस का हुआ, 14 माइनस का हो गया, और 0.03 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0.09, ठीक है। तो उसको मैं कर देता हूँ 0.09, ठीक है। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा 0.09, ठीक। अब 2 पॉइंट है तो सीधा मैं पॉइंट हटाता हूँ, ऊपर पावर बढ़ा देता हूँ, 10 की पावर 2 कर, 2 पॉइंट हटाया उतना ही पावर बढ़ जाता है। अभी 9 6 जा 54, और ये पावर कितना हो 9 और ये 2 11, 11 और 14 -3, तो 6 इंटू 10 की पावर -3, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई थिंक पहला वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा सिंपल था, तो आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा कि दो चार्ज थे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे उनके, और वो भी एयर में, तो कूलम्स लॉ लगाया 1/4πε0 Q1 Q2 R², और सिंपल सा हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये सिंपल वाले तो सर समझ लेते हैं, जो डिफिकल्ट बढ़ेंगे, डिफिकल्ट बढ़ेंगे, सिंपल समझो, जो मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ पहले तुम सिंपल समझते जाओ, डिफिकल्ट भी करेंगे, टेंशन ना लो। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तुम, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब मैं डायरेक्ट हार्ड वाले पे नहीं पहुंच सकता, समझा करो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और मुझे यार मेरा जो एम है वो सिर्फ एक ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्हीं के लिए, यार मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से जो बच्चे मीडियम है या जो वीक है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनको भी साथ लेके चलूं, मुझे सबको साथ लेके चलना है, समझ रहे हो। और जो लोग देखो इंटेलिजेंट है वो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम लोग और प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं तुम्हें डिफिकल्ट लेवल पर भी आऊँगा, जैसे ये सिंपल वाले होते हैं, मैं धीरे धीरे इस वीडियो में कुछ सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होंगे, हर टाइप के होंगे, ठीक है, तो हर बच्चे को समझ आ सके। तो ठीक है, इसको फिर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी कुछ करना है देख लो, ठीक है। तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, उसको मैं रब कर देता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बच्चे बोल रहे होंगे क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होते हैं यार, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि अपना दिमाग नहीं समझता, हमारा दिमाग तो कुछ और ही चीज़ों में इंटरेस्टेड है ना, ऐसा ही है। कोई बात नहीं, होता है यार उम्र, ठीक है, सबके साथ होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखो दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो बोर्ड पे मैंने लिखा था, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो है 7 माइक्रो कूलम, ओके। इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, ठीक है। ये दो चार्ज है बेटा, अगर इनमें रिपल्शन फोर्स लग रहा है तो एक बात तो क्लियर हो गई, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, क्योंकि रिपल्शन तभी लगता है क्योंकि अगर चार्ज सिमिलर हो, इतना क्लियर है। अच्छा, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स दिया है वो बता रहे 1 न्यूटन है, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दी आई थिंक वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर कहाँ रखेंगे चार्ज,
फ्री स्पेस मतलब एयर में, ठीक है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, वेरी बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, दो चार्ज हैं, पहला वाला चार्ज ये Q1 है, दूसरा ये Q2 है, दोनों का सम मतलब Q1 प्लस Q2 का जो सम है वो कितना है 7। हाँ मैं माइक्रो कूलम एक ही, वो कोई इशू नहीं है, वो तो यूनिट को बदल लेंगे अपन कूलम में, ठीक है। मैं बता देता हूँ तरी 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये कोई इशू नहीं है, वो बल कर लेंगे हम, ठीक। तो दो चार्ज का जो सम है वो 7 है, इतना समझो अभी। तो इन दोनों चार्ज का जो सम है, अब 7 कैसे आ सकता है, अगर वो क्या पता हमें एक चार्ज 1 का हो दूसरा वाला 6 का हो सकता है, एक चार्ज 2 का हो दूसरा वाला 5 का हो सकता है, एक चार्ज 3 का हो दूसरा वाला 4 का हो। अब ये नहीं बता रहे कि एक चार्ज एग्जैक्टली कितने का और दूसरा कितने का, ये बोल रहे हैं दोनों का सम 7 है। तो 1 + 6 भी 7 होता है, 2 + 5 भी 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है। अब हमें यार समझ नहीं, हम मन मर्जी से नहीं बोल सकते कि एक 3 का एक 4 का है, ठीक है, हमें सम दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में जब हमें पता नहीं होता कि एक चार्ज कितने का और दूसरा चार्ज कितने का है, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे। सपोज इस चार्ज को मैं मान लेता हूं ये x है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 7 - x। सपोज मान लो अगर एक चार्ज 2, x की वैल्यू अपनी 2 निकल के आई सपोज, तो फिर अगर ये 2 हुई तो दूसरी वाली कितनी होगी 5। तो कुल मिला के अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, x का मतलब अगर मैं ये पता कर लूँ कि एक के ऊपर Q1 के ऊपर कितना चार्ज है, तो Q2 का ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा, या Q2 को मैं x मान लूँ वो कोई इशू नहीं है। अगर x पता चल गया तो 7 - x करूंगा तो दूसरा वाला चार्ज आ जाएगा, सिंपल है यार, ठीक है। ठीक, तो फिर मैं फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K Q1 Q2/r², यही सिंपल फॉर्मूला होता है आई थिंक। तो फोर्स जो दोनों के बीच में लग रहा है दे रखा है 1, K की वैल्यू फिक्स होती है जैसा कि मैंने बताया एयर के लिए 9 × 10⁹, तो मैं यहाँ रख देता हूँ सिंपल 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू, और ये जो न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ ये आया है 2010 में आई थिंक, ठीक है, तो देख लो, हाँ CBSE में ही आया है बोर्ड में। Q1 और Q2, Q1 को मैं x मान चुका हूँ और वो भी माइक्रो कूलम, ठीक है। तो x माइक्रो कूलम x × 10⁶, ठीक है, क्योंकि मैं इसको x माइक्रो कूलम माना है, तो x माइक्रो कूलम में क्या होगा x × 10⁻⁶। Q2 कितना होगा 7 - x × 10⁻⁶, कूलम में बदल दिया मैंने। तो एक Q1 हो गया और Q2 7 - x × 10⁻⁶, ठीक है। अब बचा जो है तुम्हारा r, जो कि तुम्हें दे रखा है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर, और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 0.09 आएगा, और तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ इसे। देखो 0.09 आएगा, तो इसको जैसे मैं इधर ही कर देता हूँ, सो तो है नहीं अब कोई, 0.3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 0.09, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ। अब 0.09 को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो कितने लोगों को प्रॉब्लम है 9 × 10⁻²। इस 0.09 को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 बढ़ाऊंगा, ऐसा कर सकता हूँ मैं। या फिर दूसरा तरीका ये है मेरे पास, मैं देखो ये सिंपल है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया 9 × 10⁻²। कितने लोगों को वैसे आ गया होगा यार, पॉइंट इधर कर दिया बस और पावर लगा दी। फिर इसको मैं इधर ले जाऊँगा, मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस, तो आ गया 9 × 10⁻² इक्वल टू K का जो वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 जो है x, और ये -6 तो ये 12 हो गया, तो x 7 - x और 10⁻12, ओके, ठीक है, कोई सिंपल है, अभी कोई इशू नहीं है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और इधर जो है वो तुम्हारा ओके, ये सिंपल कट जाएगा, 2 से ये कट गया, 10 बचा, ओके, ठीक है, ये 2 ये फिर 10 रह गया, ठीक है। इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 10⁹ × 7 - x × x, और ये बचा तुम्हारा 10⁻⁻10। तो ये जब कटेगा तो ये -1 बचेगा, उसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा सिंपली। तो 10 = x 7 - x। तो आई थिंक देखो कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ खास है नहीं यहाँ पर। अब जिसे इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ नहीं है, इसका मैंने मल्टीप्लाई इसमें कर दिया,
इसको पावर से मैंने पावर को काट दिया, यहाँ 2 से काटा 10 बचा, जब यहाँ 10 बचा 10 और 1 तो -1 बचा, -1 नीचे गया, ऊपर जाके +1 हो गया। ठीक है, देख लेना। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो ये क्या आने वाला है अपना x 7x - x² = 10। ठीक है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो वैल्यू जो है पूरा बदल जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ x² - 7x x² - 7x और ये जो आने के बाद -10 जो है वो 10 हो जाएगा = 0। अभी जो है अब स्प्लिटिंग लगानी है हमको। अब स्प्लिटिंग कितने लोगों को आती है जो हमने सीखी है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला जो तरीका है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं ऊपर मीटर रब कर देता हूँ उधर, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए और प्लस करूँ तो 7 आए। तो देखो -2 -5 तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वो 10 आ जाएगा। और अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो 2 और 5 यहाँ से लगाना है बेटा। क्लास 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो वहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 2 बनेगा x - 2 और x - 5। कैसे कि इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2 और यह 5। तो सीधा सा है, एक हो गया 2 माइक्रोकूलम और एक हो गया 5 माइक्रोकूलम। सिंपल सा, यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर वो 2 चार्ज हैं तो एक चार्ज हमारा 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा वाला 5 का है। वो Q1 हो या Q2 हो वो कोई इशू नहीं है। तो सिंपल सा हमें समझ आ गया कि एक जो चार्ज दे रखा था, अगर सम उनका 7 था, हमें ये पूछा था कि Q1 पर चार्ज कितना है, तो एक पर Q1 पर हो गया हमारा 2 माइक्रोकूलम और Q2 पर हो गया हमारा 7 - 2 करोगे तो कितना 5 माइक्रोकूलम। तो इसी से हमने ये चीज क्लियर कर ली। तो सेकंड वाला न्यूमेरिकल आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें हमें चार्जेस का सम दे रखा था, मतलब चीज वही थी, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दिया। और वैसे भी यार फिजिक्स मैथ्स के बिना चलती नहीं है, ये तो सबको पता ही होगा। और इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई नहीं था कि बहुत बड़ी इंटीग्रेशन 12th लेवल का कुछ मैथ दे रखा हो यार। 9th 10th में जो पढ़ रखा है हमने बस वही दे रखा था। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ और अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ हो जाता है यार, इधर का उधर लिख देता हूँ तो ये थोड़ा सा है। ठीक है, देख लेना, उससे कोई इशू नहीं है वो। ठीक है, जैसा कि अब हम अपना तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड न्यूमेरिकल था हमारा वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, उसमें बोला था द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो जिन बच्चों ने कूलम्स लॉ केवल यहाँ तक पढ़ा था, F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r², हमें ये कूलम्स लॉ पढ़ लिया था, यही होता है, इससे हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो भ्रम था बेटा, ये मैंने बोला था कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ना है, उसकी हर चीज डिटेल में पढ़नी है, तभी तुम सारे न्यूमेरिकल्स को बना पाओगे। अगर तुमने कूलम्स लॉ बस इतना पढ़ के छोड़ दिया और इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ा, देखो न्यूमेरिकल्स ना आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ते। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते, ये बात दिमाग में रख लेना। थ्योरी अगर रटोगे तो कभी न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। न्यूमेरिकल्स करने हैं तो थ्योरी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो पढ़ के। ठीक है, तो तुम्हें सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा पहले तो ये बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिन बच्चों ने बेटा मेरी लास्ट वीडियो देखी है वो बच्चे बताना चाहिए। बेटा तुम लोग तो बताओगे बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी उनको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। एक नाम से और सिखाया था मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी। याद आ रहा होगा, सर पढ़ाया तो था पर हमने पढ़ा नहीं दोबारा। रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, नहीं पढ़ा तो बेटा दोबारा पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है कोई इशू नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने बोला था कि एयर की परमिटिविटी अलग है, मीडियम की परमिटिविटी अलग है। जैसे मैं बोलूँ कोई चार्ज एयर में रखें तो उन पे अलग फोर्स लगेगा, वाटर में रख दो, मीडियम बदल दो तो अलग फोर्स लगेगा। अब एयर में जो लग रहा था, अब जो वाटर में जो लग रहा है, दोनों में जो डिफरेंस है परमिटिविटी का, या दोनों का जो रेशियो है
एक मान लो परमिटिविटी तुम्हारी मीडियम की है और एक एयर की है, दोनों का जो रेशियो उसी को बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पूरा न्यूमेरिकल की सब कुछ बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर में बेटा फोर्स ज्यादा लगता है। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि एयर की परमिटिविटी बहुत कम होती है और मीडियम में फोर्स हमेशा कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो फोर्स लगाती है, उन्हीं को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस केस में फोर्स में डिफरेंस आ जाता है बहुत ज्यादा। एयर में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा कंपैरिजन टू अदर मीडियम। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 व्हाट इट्स परमिटिविटी। देखो यार, पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूला इसका बता दूं। मैंने तुम्हें ये निकलवाया था, रिलेटिव ER मानता था और कुछ लोगों को ये बुक में K मानते हैं। ठीक है, तो वो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। मैं कूलम्स कांस्टेंट ले चुका हूं तो इसीलिए मैं यूज नहीं करता K, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ER लिख दो तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर बुक में K लिखा है। ठीक है, तो इशू नहीं है कोई। तो हमने पढ़ा था E मीडियम अपॉन E नॉट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो तुम्हें इसमें वैल्यू दी है K की, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें कितना दिया 80 और तुम्हें परमिटिविटी मीडियम की निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 8.85 10 टू पावर -12, ये परमिटिविटी एयर की है। ठीक है, सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं। तो परमिटिविटी एयर की 8.85 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 80, सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो तो परमिटिविटी मीडियम की आ जाएगी। कुछ लोग बोल रहे होंगे इतना सिंपल। हाँ बेटा, ये इतना ही सिंपल था, ये इतना ही सिंपल था जितना ये कर दिया मैंने। बस जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो लोग नहीं कर पाते और बोलते हैं फिर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सारे कोर्स से ही आते हैं, कोर्स से बाहर कुछ नहीं जाता। वो बात अलग है कि हम कितना ठीक है ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं, जो भी है। मुझे पता है जो लोग देते हैं यार उनका हो जाता है ज़्यादातर, और जो नहीं दे पा रहे हैं तो उन लोगों से मैं बोलूँगा बेटा थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सच में सुधारना चाह रहे हो दिल से तो, या फिर थ्योरी के ऊपर डिपेंड हो तो फिर वैसा देख लो अपना। ठीक है, मैं तो इतना बोलूँगा बेटा हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए और आएंगे तुम्हें समझ में। ठीक है, क्योंकि दुनिया में यार देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी शायद बहुत ज़्यादा बोल दूँ यार, जो भी है यार समझ लेना। देखो जो बोला गया ना यार, सबको मालूम भी है, ये सब लोग जानते। देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बोल रहा हूँ, तुम्हें लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी कुछ है, तुम्हें यार खुद से फेस करना है उसे। अगर तुम सोचो कि कोई दूसरा आगे उसे कर दे तो वो नहीं हो सकता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, चाहे मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छे से समझा लूँ, जब तक तुम बेटा खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, चाहे कितने भी मोटिवेशन देख लेना, चाहे कुछ भी कर लेना लाइफ में, जब तक खुद अंदर से यार जो क्या बोलते उसे अंतरात्मा नहीं जागेगी ना तुम्हारी, तब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेटा। तो अंतरात्मा जो तुम्हारी सुंदर कन्या में है बेटा, उसको निकालो। ठीक है, और अपना जो मन है वो फिजिक्स में लगाओ थोड़ा सा, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, समझ में आने लगेगी। तो फिर थोड़ी कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। बस यही है, मोटिवेशन वीडियो देखने से क्या होगा यार, तुम थोड़ा देर के लिए सीरियस हो जाओगे, नहीं अब पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। प्रॉब्लम यही है कि हम 3 दिन तो कर लेते हैं, फिर नहीं होता। हाँ, जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है यार, वो बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ यार, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, जो मतलब थोड़ा सा यार मन लग ही नहीं रहा, क्या करें, पढ़ना चाह रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, उन्हीं के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यार देखो करना तो पड़ेगा। ठीक है, और इसका दूसरा इलाज है, जब तक तुम खुद से जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा ना यार, तब तक नहीं आ सकता। चाहे तुम कितना भी मोटिवेशन देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, कितना भी मोटिवेशन कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारा खुद का वो नहीं आएगा। और उसके लिए डर, चलो इसके यार मैं अलग से बात करूँगा बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि तुम्हें कैसे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके लिए अलग से अभी मैं टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करना चाह रहा। तो अगली वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है लास्ट वाला हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन था, पढ़ लेता हूँ मैं उसको। अच्छा, कुछ लोगों को तो आ गया होगा, जिन्हें नहीं आया वो लोग ध्यान दो। सिंपल है क्वेश्चन। 2 point charges having equal charge separated by distance 1 meter experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced them with the held in water at the same distance? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया बेटा, सब पढ़ा तुम लोगों ने। 2 चार्ज है बेटा, Q1 Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आई थिंक दे रखा है, हाँ दे रखा है 1 मीटर। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। लेकिन कब, जब ये
जब ये एयर में रखे थे। कहाँ रखे थे? एयर में रखे थे। तो जब ये एयर में रखे थे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स था 8 न्यूटन। ठीक है, अब ये उठा के वाटर में पटक दिए। ठीक है, पहले एयर में रखे थे, अब वाटर में पटक दिए। जब वाटर में पटके कुछ नहीं बदला, ना तो चार्ज बदले, वही चार्ज थे। उन्हीं चार्ज को पहले एयर में रखा था, उन्हीं को वाटर पटक दिया। अब भी दूरी उनके बीच में 1 मीटर थी, अब भी 1 मीटर। अब ये मत बोलना सर ये थोड़ी कम लग रही है, नौटंकी नहीं। ठीक है, बराबर डिस्टेंस है, वो हो गया होगा लाइन कम ज़्यादा, तो वो इशू नहीं है। तो ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस था, नीचे भी दोनों में उतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब एयर में जो रखे थे चार्ज तब भी 1 मीटर दूरी पर रखे थे, वाटर में उठा के पटक दिया तब भी वो 1 मीटर दूरी पे रखे। अब जब तब भी 1 मीटर दूरी पे, जब एयर में थे तब भी 1 मीटर दूरी पे, वाटर में जब आ गए तब भी 1 मीटर दूरी पे। एयर में जब फोर्स लग रहा था, जब वो एयर में रखे थे तो 8 न्यूटन। अब बोल रहे हैं जब वो वाटर में जाएंगे तो फोर्स कितना लगेगा, यही क्वेश्चन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में यही बोला गया है, दो चार्जेस जब एयर में रखे थे तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स था 8 न्यूटन। उन दोनों चार्ज को पकड़ा, उठा के पटक दिया पानी में। ना दूरी बदली ना चार्ज बदले, फोर्स बदलेगा तो बताओ क्यों? चार्जेस वही, डिस्टेंस वही, मीडियम बदल रहे हैं। क्या मीडियम बदलने से फोर्स बदलता है? क्या मीडियम बदलने से फोर्स बदलता है? बिल्कुल, यही पढ़ा है हमने लास्ट वाली वीडियो में, यही पढ़ा है कि मीडियम बदलने से फोर्स बदलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी परमिटिविटी बदल जाती है। जिन बच्चों ने सिर्फ कूलम्स लॉ इतना पढ़ के आ गए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जिनने परमिटिविटी की कोई बात ही नहीं समझी, वो बच्चे इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ यहीं तक पढ़ा है, ना तो रिलेटिव परमिटिविटी की बात ढंग से समझी। अब उनने सोचा कूलम्स लॉ यहां तक हमने पढ़ लिया, अच्छे से हो गया कवर। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि इसीलिए पूरा पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो एयर में जब रखे थे तो एप्सिलॉन नॉट था, अब जब मीडियम में रख दिए तो फोर्स उनमें अलग होगा। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी किसकी ली जाएगी? मीडियम की। तो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, जाके वो जाके देखो उसे, और उसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया है, फोर्स इन द एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू ई मीडियम अपॉन ई नॉट। और इन दोनों की जगह मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के लिख सकता हूं या ई आर लिख सकता हूं। और ई आर या के एक ही बात होती है, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, टेंशन हलो। ठीक है, तो फोर्स इन एयर, जब वो एयर में रखे थे तो फोर्स कितना था? 8 न्यूटन। अब वो मीडियम में आ गए तो फोर्स कितना होगा? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है? 80। तो इतना तो क्लियर है बेटा, इतना तो क्लियर है, जब वो एयर में रखे थे अब वो वाटर में रख दिए, तुम्हें पता है कि फोर्स घटेगा। तुम्हें पता है कि फोर्स घटेगा, क्यों? क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है, वो जो लाइंस जा रही है उनको खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, फोर्स कम होगा। कितना कम होगा? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्लियर होगा। देखो फोर्स इन मीडियम निकालना है तो इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, 8/80 मतलब 1/10 टाइम्स। जो फोर्स पहले लग रहा था उसका 1/10 टाइम्स मतलब 8/10 मतलब जो फोर्स पहले लग रहा था उसका 10 टाइम्स कम लगेगा। ये हम जानते थे कि फोर्स कम लगेगा, अब प्रूफ भी कर दिया कितना कम लगेगा, 1/10 टाइम्स कम लगेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, तो अगली वाली वीडियो में हम लोग जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेटा इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। और जो अगला वाला वीडियो है उसमें हम जो बचे हुए कूलम्स लॉ के और न्यूमेरिकल हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गुड बाय।